इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको वो एनर्जी वाला ऑर्डर याद रखो। एनर्जी वाला क्या ऑर्डर था हमारे पास? 1s से ज्यादा 2s, देन 2p, देन 3s भरेंगे हम, देन 3p भरेंगे, देन कौन सा भरेंगे? 4s, देन 3d, देन 4p, देन 5s एंड सो ऑन। एक तो ये एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए अपने को। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए? s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ कितने आएंगे? अगर हम देखें तो एक बार इस चीज को देख लो। s में ऑर्बिटल देखो कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं s में? s में एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारे पास s है, एक ऑर्बिटल। ये हमारे पास p है, कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल। ये हमारे पास d है, कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल। और ये हमारे पास f है, कितने ऑर्बिटल होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये s, ये p, ये d और ये f। अब बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें एक डब्बा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 डब्बे मतलब 3 ऑर्बिटल तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहां 5 डब्बे यानी 5 ऑर्बिटल तो उसका डबल 10 इलेक्ट्रॉन, यहां f में 7 डब्बे मतलब 7 ऑर्बिटल तो यहां 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दो चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए। s में मैक्स 2, p में मैक्स 6, d में मैक्स 10, f में मैक्स 14। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देखें तो वो है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। नीचे एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? सबसे पहला ऑर्बिटल उठाओ 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक भर दो। अब मैंने लिया हीलियम 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हीलियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से हम कह देंगे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम 3, क्या इसको 1s3 कर सकता हूं? नो, s में मैक्सिमम ही 2 आ सकते हैं। तो सर अब क्या करें? 1s भर दिया, आप 2s भरना शुरू करो। तो मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s के अंदर 2, देन 2s के अंदर 1, हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ऐसे ही लिथियम के बाद अब आप बेरिलियम पे जाओ, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाओ, तो हमारे पास क्या आएगा? 1s2, 2s2। बेरिलियम के बाद अब हम कौन से में जाएंगे? बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कैसे आएगी? 1s2, 2s2। अब या क्या 2s3 कर सकते हैं? नो, s में 2 आ सकते हैं। तो सर अब 2s के बाद कौन सा आएगा? 2s के बाद 2p आता है, देख लो। तो अब हम आगे 2p में कर देंगे, तो 2s ये पूरा हो गया, देन 2p1। सर ये ऐसे ही बिल्कुल। फिर कार्बन कर दो 6 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p2। ऐसे कर करके हम सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। भाई कार्बन के बाद कौन सा आ गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, लिखो सबकी। सोडियम। तो अब हम कैसे लिखेंगे? ये इनके एटॉमिक नंबर में नीचे लिखता जा रहा हूं। 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1s2, 2s2, 2p3। इसमें 1s2, 2s2, 2p4। इसमें 1s2, 2s2, 2p5। इसमें 1s2, 2s2, 2p6। ऐसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आगे सोडियम की क्या आएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। क्योंकि p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये देखो, p में मैक्सिमम 6 आ जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो आप ऐसे लेके जाएंगे। सो ऐसे करके भाई आप सबकी कॉन्फ़िगरेशंस को आप लिख सकते हैं। सो ये मैंने यहां लिख दिया है सोडियम तक। अब एक बात और याद रखना भाई, जो नोबल गैसेस है उसको रेफरेंस ले सकते हैं उसके आगे वाले एलिमेंट्स के लिए। तो देखो ये हीलियम है, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है ना, तो यहां 1s2 की जगह हम हीलियम भी लिख देंगे कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर दो और उसके बाद वाला भर दो। सो नोबल गैस को ही रेफरेंस लेंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो बेरिलियम को सर ऐसे लिख दें, ये 1s2 की जगह हीलियम, यस। देन आप इसको 2s2 कर दो। इसको कैसे कर दो? हीलियम 2s2, 2p1।
क्लियर है? ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले में हीलियम 2s2 2p2, ऐसे ही नेक्स्ट वाले में हीलियम 2s2 2p3। तो आप नोबल गैस को रेफरेंस ले सकते हो भाई, 2s2 2p4, ऐसे कर करके 2s2 2p5। अब देखो ये तो खुद ही नोबल गैस है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज रहने देना। अब देखो ये खुद नोबल गैस है तो इसको हमने एज इट इज रहने दिया, इसको अब आगे वालों के लिए रेफरेंस लेंगे। सर सोडियम के लिए हीलियम नहीं लेंगे क्या? नहीं, सोडियम के लिए आप इसके नजदीक वाली को लो, नियोन। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन को नियोन की है 2p6 तक। तो अब हम यहां क्या लिख देंगे, नियोन 3s1। इससे देखो कितनी छोटी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, जो इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन थी उसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और ये दोनों करेक्ट हैं। अब ऐसे ही आप आगे मैग्नीशियम का कर दो, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, लिखते जाइए, सल्फर, क्लोरीन। तो यहां 13, यहां 14, 15, 16, 17। सो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी भाई? हम लोग कह सकते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिख सकते हैं, या तो यही लिख लो 1s2 2s2 2p6 देन 3s2, या फिर इस फॉर्म में लिख दो नियोन 3s2। ज्यादातर अब हम ऐसे लिखा करेंगे ये राइट वाला। उसके बाद इसका क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो इसको कैसे कर देंगे, नियोन 3s2 3p1। ऐसे कर करके भाई आप निकाल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन किसी की भी। इसकी क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऐसे ही आप आर्गन का कर दो 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p6 आने के बाद कौन सा भरना शुरू हो जाएगा, 4s। सो 4s1। तो अब आप इनके लिए आगे वाली कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे कर सकते हो। इसकी क्या हो जाएगी, नियोन 3s2 3p2, इसकी नियोन 3s2 3p3, इसकी क्या हो जाएगी, नियोन 3s2 3p4, नियोन 3s2 3p5। और ये तो अपने पास नोबल गैस है। अभी देखो अब ये रेफरेंस बन जाएगा आगे वालों के लिए। हमेशा याद रखना, जो नोबल गैस उससे जस्ट पहले आती है उसी को रेफरेंस लेना। पोटेशियम से जस्ट पहले आर्गन आ गई, तो अब आगे वालों के लिए ये आर्गन ले लेंगे। तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन देख लो 3p6 तक आर्गन की होगी। तो अब इसको नियोन की जगह हम लिख देंगे आर्गन। आर्गन के बाद क्या हो जाएगा, 4s1। क्लियर है भाई? सो हम यहां लिख देंगे आर्गन 4s1। अब आगे वालों के लिए, सभी के लिए मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करूंगा। पोटेशियम, फिर कैल्शियम 20, हम क्या लिख देंगे भाई, आर्गन 4s2। उसके बाद कौन सा है, स्कैंडियम के लिए क्या लिखेंगे, ये वाली भी लिख सकते हैं लेकिन अब हम ये शॉर्ट वाली लिखेंगे। अब हम आगे क्या लिख देंगे भाई, आर्गन क्या जाएगा अपने पास, 4s2। 4s2 के बाद अब देखो कौन सा आ रहा है, 4s2 के बाद हमारे पास 3d आता है। ये देखो 4s के बाद 3d आएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन 3d में भरेंगे, और 3d में कितने आ सकते हैं, d में आ सकते हैं 10 तक। तो ये 4s2 3d1 लिख दूंगा मैं, ऐसे हो जाएगा। स्कैंडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी, आर्गन, उसके बाद कौन सा आएगा, 4s2 3d2। अब हमारे पास है टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, क्या आएगी, आर्गन 4s2 3d3। फिर क्रोमियम आएगा 24, आर्गन
4s2 3d4 ये हमारे पास एक्सपेक्टेड थी, बट जो इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे पास आर्गन 4s1 3d5 होगी भाई, ये एक्चुअल है। तो अब आपको इसका क्या रीजन है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में। इसके ऊपर स्टार लगा लो, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिखेंगे, ये वाली करेक्ट होगी। क्यों होगी वो अब हम आगे देखते हैं। और एक बात और सुनना भाई, इन कॉन्फ़िगरेशन में देखो भरते टाइम तो 4s पहले भरा देन 3d एज पर एनर्जी, एज पर ऑफ बो प्रिंसिपल, जिसकी एनर्जी कम है वैसे हमने भरा। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस देखो तो अभी तक क्या सीक्वेंस चल रहा था, 1s 2s 2p 3s 3p, पहले फर्स्ट शेल भर रही थी, देन सेकंड शेल, देन थर्ड शेल, और ऐसे प्लेस करते जा रहे थे। अब यहां पर क्या हो गया है, यहां पर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास क्या पंगा है, आर्गन के बाद 4s देन 3d, बड़े वाला छोटे वाला क्वांटम नंबर पीछे लिखा है, तो इसको और किताबों में ऐसे लिख देते हैं 3d14s2, मतलब जो छोटा क्वांटम नंबर है उसको पहले लिख देंगे। तो सर क्या इसका मतलब ये भरेगा पहले? नो, भरेगा तो हमेशा एनर्जी जिसकी कम है 4s वाला, बट प्लेस करते टाइम थोड़े अच्छे वे में ऐसे रख देंगे कि ये जो कम वाला क्वांटम नंबर है उसको पहले ले आओ। तो सर क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3d24s2? बिल्कुल ऐसे भी हम लिख देंगे भाई, बस जस्ट ये क्या करना है, इसको यहां पर आगे ले आओ। रीजन क्या है, छोटा क्वांटम नंबर हमेशा पहले लिखते हैं, 3 वाले को पहले लिख देंगे, 4 वाले को बाद में लिख देंगे। ऐसे ही आप आगे वालों के लिए भी लिख सकते हो। तो आप इसकी क्या कह सकते हो, आर्गन 354s1। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा वे है लिखने का कि छोटे वाले क्वांटम नंबर को आप पहले प्लेस कर दो। क्लियर है? सो ऐसे करके अब आगे आप क्रोमियम के बाद कौन है, मैग्नीज 25, आयरन, कोबाल्ट दिस इज कोबाल्ट, निकल 26, 27, 28। तो यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी भाई, आर्गन 4s2 3d5, यहां पर आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d7, उसके बाद यहां क्या जाएगी, आर्गन 4s2 3d8। ऐसे ही कॉपर में क्या जानी चाहिए, आर्गन 4s2 3d9, बट ये एक्सपेक्टेड है, ये भी एक एक्सेप्शन है, ये एक्सपेक्टेड थी। एक्चुअल में क्या होगी, आर्गन 4s1 3d10, ये एक्चुअल है। तो अब हम इस ऊपर वाली को काट देंगे, रीजन मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा और इस पे भी स्टार मार्क करेंगे। क्रोमियम एंड कॉपर हमारे पास दो एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर के बाद कौन आएगा, जिंक 30। तो क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास, आर्गन 4s2 3d10। ये हमारे पास सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएंगी भाई अप टू जिंक। और इनको भी प्लेस करने का क्या तरीका, वही जो मैंने बोला, आप इनको छोटे वाले क्वांटम नंबर को आप पहले लिख दो, आर्गन 3d5 4s2। ऐसे करते करते भाई आप आगे वालियों को भी लिख सकते हैं। तो ये वाला अपने पास तरीका हो जाएगा। इस वाले को कैसे लिख देंगे, आर्गन 3d6 4s2, आर्गन 3d7 4s2, आर्गन 3d8 4s2, यहां पर आर्गन 3d10 4s1, और यहां क्या होगा, और आर्गन 3d10 4s2। ये हमारे पास सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी भाई। अब जो ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आई है उनके बारे में अभी देखेंगे, लेकिन एक और चीज देखो, इसको आप याद कैसे कर सकते हो, ये एलिमेंट अगर नहीं याद है तो। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम। मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता।
तो इसको 2 बार कर लेना अगर एलिमेंट में कंफ्यूजन आए तो। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जानता। इससे ये एलिमेंट याद हो जाएंगे। और एक बड़ी मस्त चीज देखो भाई, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन को और याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका देखो। देखो पहले भरता है 4s, आर्गन ले लो, पहले वाले भर दो 4s में, 4s में, बाद वाला d में 3d1, 4s2 3d2, देख लो 4s2 3d3, बस। क्रोमियम तो एक्सेप्शन है, ऐसे ही मैग्नीज 4s2 3d5। सो जो एटॉमिक नंबर है उससे यहां ये एक सीक्वेंस बन जाता है जो कई बार याद करने में आसानी होगी, जैसे 4s2 3d8, तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्लियर है? बाकी प्लेस करते टाइम हमने क्या बताया, छोटे वाले क्वांटम नंबर को अंदर रखो और बड़े वाले को बाहर रख दो, ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है लिखने का। क्या ये बातें क्लियर हुई? अब हम देखते हैं ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो की है, एक्चुअल में इसने ये क्यों शो किया है, क्या ऐसा हुआ है कि ये 4s2 से 4s1 हो गया और ये 3d9 से 3d10 हो गया, और सेम केस क्रोमियम में भी हुआ है। अब हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। सो अब हम लिखते हैं भाई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, राइट डाउन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। मेनली तो अभी हमारे पास 30 एटॉमिक नंबर तक क्रोमियम एंड कॉपर है। ऐसा है क्या सर ये 2 ही है? नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल में और भी कई सारे एलिमेंट हैं, जिसको आगे हम अगले चैप्टर के अंदर भी थोड़ा कराएंगे। अभी तो यहां देखो काम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक तो क्रोमियम की मिली, एक कॉपर की मिली। क्रोमियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन मिली बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देन क्या था 3p6 के बाद क्या आया था 3d5 4s1, या हम एक तरीके से ऐसे कह दें आर्गन 3d5 4s1, ये मिली थी। और ऐसे ही कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या मिली, आर्गन की फॉर्म में लिख रहे हैं आर्गन 3d10 4s1। अब इससे क्या होगा भाई, ध्यान से देखिए। अगर अब हम देखें यहां पर 3d5 की कॉन्फ़िगरेशन को आप लोग बना लो, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, और ये 4s का, 4s वाले को भी बना लो, ये हमारे पास 4s हो गया, 4s का 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहां 3d10 का बना लो, 3d10 के इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल कर देंगे, ये 3d10 वाले 1 2 3 4 5 पैरेलल स्पिन के साथ 6 7 8 9 10, और यहां पर 4s1 बना लो। अब देखो भाई, आप अगर अब यहां पर देखें तो क्या दिखाई दे रहा है हमें ये दिखाई दे रहा है कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, अभी उसमें आधे इलेक्ट्रॉन आए हैं। दिस इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड। देखो पैरेलल स्पिन के साथ सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने से सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आया है, एक बहुत अच्छी सिमेट्री हो गई है यहां पर। तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आने की वजह से इसको एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। अगर यही D4 होता, बाई चांस अगर ये D4 होता, तो D4 के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन होती, आप खुद सोच लो। अगर क्रोमियम की वो नॉर्मल वाली कॉन्फ़िगरेशन लेते हम, तो ये ऐसे आता। क्या सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आया है? ना, कोई सिमेट्री नहीं है। क्या सभी पूरे के पूरे फील्ड है? ना। सो D4 के अंदर ये हाफ फील्ड वाली या फुल फील्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहां सिमेट्री नहीं है। यहां पर सिमेट्री मिल गई इनके अंदर, दोनों के अंदर। ऐसे ही सेम यहां अगर इसको देखेंगे तो ये फुली फिल्ड हो गया है और ये हमारे पास हाफ फिल्ड हो गया है। इससे भी इनको क्या मिल गई है? सिमेट्री मिल गई है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है इलेक्ट्रॉन का, और इस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। सो क्रोमियम और कॉपर क्यों इस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये D4 होता
तो इसको हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ये नहीं मिलता। अगर ये D9 होता, ना हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड होता, बट D10 और 4s1 होने से, या ये 3D5 और 4s1 होने से ये हाफ फिल्ड हो गए, ये फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड हो गए, जिससे इनको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिला, जिस वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। इस वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। और एक और रीजन आता है यहां पर, वो दूसरा रीजन होता है हायर एक्सचेंज एनर्जी। D5 या D10 वाले में हायर एक्सचेंज एनर्जी होगी, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या होगी एक्सचेंज एनर्जी, उसको अभी हम देखेंगे। तो यहां क्या लिख सकते हैं भाई, क्रोमियम एंड कॉपर शो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखेंगे, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ half filled and fully filled orbitals. So chromium and copper show exceptional configuration due to extra stability of half filled and full filled orbitals. ये half filled और full filled orbital की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये होगा। आगे क्या लिखेंगे, यहां लिख लो रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, रीजन फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब हम रीजन देखेंगे भाई, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल। फर्स्ट रीजन क्या बोला हमने, फर्स्ट रीजन बोला है हमने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन which leads to extra stability। एक तो मैंने बता दिया भाई, एक रीजन क्या आएगा कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होने से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी इनकी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की। और दूसरा रीजन क्या बोलेंगे हम, यहां पर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख भी सकते हो, कैसे, ये D4 लिख लो, ये 3D4 लिख लो, 1 2 3 4, और ये 3D5 लिख लो, 1 2 3 4 5। तो 3D5 क्या है, इसके अंदर आपको सिमेट्री दिख रही है, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इससे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। सो देखो भाई, 3D4 की बजाय 3D5 क्रोमियम ने क्यों शो किया, क्योंकि क्रोमियम में 3D5 शो करने से उसको सिमेट्री मिली, और उस वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। और अब हम सेकंड रीजन के ऊपर जाते हैं भाई। सेकंड रीजन लिखेंगे भाई, हायर एक्सचेंज एनर्जी इन D5 and D10 configuration in comparison to D4 and D9 configuration। मतलब भाई, जो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन है ना, D5 वाली एंड D10 वाली, इसमें हायर एक्सचेंज एनर्जी होगी इन कंपैरिजन टू जो एक्सपेक्टेड D4 और D9 था क्रोमियम एंड कॉपर में, which leads to extra stability, extra stability to these half filled
एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसे है एक बार देखते हैं। जैसे अगर हम कहें ये हमारे पास D4 लिया, D4 के अंदर कितने एक्सचेंज पॉसिबल होंगे? अब आप लोग खुद देखो एक्सचेंज कैसे होंगे भाई। एक्सचेंज होते हैं हमेशा पैरेलल स्पिन वाले के साथ। ये पैरेलल स्पिन वाला है, तो देखो ये D4 वाला पैरेलल स्पिन और सेम एनर्जी इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, तो ये किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है? 1 2 3 एक्सचेंज इसने कर दिए एक तरीके से। नेक्स्ट वाला, ये वाला किसके साथ एक्सचेंज करेगा? पीछे वाले के साथ तो हो गया है इसका, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो 2 ये एक्सचेंज हो गए। उससे नेक्स्ट वाला किसके साथ एक्सचेंज करेगा? अगर हम देखें तो ये वाला पीछे वालों के साथ तो हो गया है, ये सिर्फ इसके साथ करेगा। तो टोटल एक्सचेंजेस कितने आए बताओ? टोटल एक्सचेंज यहां पर आए एक तरीके से 3 तो ब्लू वाले हो गए, 2 ग्रीन वाले और 1 येलो, तो 3 5 6 एक्सचेंज हो गए। जितने ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एनर्जी। अब D5 में देख लेंगे इसी को, सो ये हम उठाते हैं D5। अब D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंज देखना भाई। नंबर ऑफ एक्सचेंज किसके साथ होंगे? बार बार एक बात बोल रहा हूं मैं, पैरेलल स्पिन के साथ और सेम एनर्जी वालों के साथ। ये मेरे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है। सो D5 कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके हम ये कह देंगे D5 में एक्सचेंज बना के देखो। अब आप लोग ये D, तो एक्सचेंज इसका किसके साथ होगा? 1 2 3 एंड 4 एक्सचेंज तो इसके आगे। उससे अगले वाले के पीछे वाले से तो हो गया है 1 2 3 इसके आगे। उससे नेक्स्ट वाले के कितने आ जाएंगे? बनाओ, 1 2 इसके आगे। और इस लास्ट वाले के हम एक तरीके से कितने एक्सचेंज कह सकते हैं? लास्ट वाले का 1 एक्सचेंज ही आएगा इसके साथ। तो टोटल एक्सचेंज यहां पर कितने आए? टोटल एक्सचेंज हमारे पास 4 तो ब्लू वाले, 3 ग्रीन वाले, 2 येलो और 1 व्हाइट, तो 4 3 7 एंड 2 9 10। तो अब आप देखो D5 कॉन्फ़िगरेशन में 10 एक्सचेंज आए, D4 में 6 एक्सचेंज आए। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी आएगी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? लिखो, more the number of exchanges greater will be the exchange energy and higher will be the stability। अब आप खुद कह सकते हो भाई D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी या D4? D5, क्योंकि D5 में अगर आप देखोगे तो आपको 10 एक्सचेंज दिख रहे हैं। ज्यादा एक्सचेंज दिखने से ज्यादा स्टेबिलिटी अपने पास इसको मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली अपने पास फाइनली इसको कंक्लूड कर रहे हैं भाई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन को, कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों आई क्रोमियम और कॉपर में, क्यों D4 नहीं आया, D5 आया और 4s1 आया, और इसमें D10 4s1 आया। इसका रीजन था इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए सारे, इसमें फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। इस वजह से एक तो इनको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिला, उस सिमेट्री की वजह से इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई D5 वाले को या D10 वाले को। और दूसरा, हायर एक्सचेंज एनर्जी होगी D5 और D10 में इन कंपैरिजन टू D4 एंड D9। इन कंपैरिजन टू D4 एंड D9। D4 का कंपैरिजन किससे करना? D5 के साथ। D10 का कंपैरिजन किसके साथ करना? D9 के साथ। क्लियर है? सो उससे हायर एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, D4 से D5 में ज्यादा एनर्जी होगी, एंड D9 से D9 के रिस्पेक्ट में D10 में ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। और ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने से अपने पास ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो कर देंगे। सो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शनल केसेस थे वो भी हमने डिस्कस की। अब एक दो एक्स्ट्रा केसेस आते हैं भाई, आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम उसको देखते हैं।
So write down electronic configuration of ions. Electronic configuration of ions. अब इसमें एक बात याद रखना भाई, electrons are removed from outermost shell, ब्रैकेट में लिख लो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो भाई, आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते टाइम मेनली कैटायन की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा कैटायन के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से करना। कैसे? एक केस लेते हैं, लाइक मैं आयरन कहूं, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ आप लोग क्या कहोगे? आर्गन, आर्गन क्या था? 3d6, 26 था ना इसका, 4s2। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन देखो भाई, भरते टाइम तो 4s पहले भरा हुआ था, या हम इसको ऐसे भी लिख रहे थे, आर्गन 4s2 3d6, ऐसे भी लिख रहे थे। तो देखो भरते टाइम 4s पहले भरता था, देन 3d भर रहा था, लेकिन रिमूव होते टाइम हमेशा हाईएस्ट वाले से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। हाईएस्ट वाला क्वांटम नंबर ये 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये 4, तो आउटर मोस्ट ये होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इसमें हाईएस्ट वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s वाला ये है, इसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे आयन बनाते टाइम सबसे पहले, उसके बाद आप 3d से निकालोगे जब ये पूरा निकल गया है। जैसे माना अब मैं लिखूं Fe2+, तो अब आप लोग खुद बताओ, Fe2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। कौन से रिमूव करोगे? क्या 3d से रिमूव करेंगे? नो सर, हाईएस्ट वाले से। एंट्री एनर्जी के हिसाब से होगी, एग्जिट हमेशा हाईएस्ट वाले से होगा पहले। तो बताओ, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर दिए 4s वाले, तो क्या रह गया? 3d6। यही आयरन 3+ कहूं, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 3 कैसे रिमूव होंगे? पहले हाईएस्ट वाले दोनों, एक इसका, तो ये 3d5 हो गया। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? आर्गन 3d5। तो ये बात याद रखना भाई, आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हमेशा हाईएस्ट वाले से जो उसकी एलिमेंट एटम वाली फॉर्म ले लेना, और उसमें जो हाईएस्ट वाला क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये बात याद रखना भाई, ऐसे हम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? सो नोट कीजिए। ऐसे आप एक और ले सकते हो भाई एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम ले लें कोई भी, लाइक कोबाल्ट 3+ ले लें हम। तो सबसे पहले हम कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है 27, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? आर्गन 3d, क्या बताया था? ये 4s, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये पहले वाले 4s में भरेंगे और ये वाले d के अंदर, d7। लेकिन रिमूव करते टाइम, और पहले इसको अच्छे वे में प्लेस करो, 3d वाले को पहले रखो, 4s वाले को बाद में रखो। अब इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है? जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर है, ये 4 है, ये 3 है, इससे रिमूव करो, आउटर मोस्ट वाले से सबसे पहले। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास इससे रिमूव हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो गया, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? कोबाल्ट 3+। हमारे पास हो जाएगा आर्गन 3d के अंदर हो जाएगा 6, और 4s वगैरह 0 हो गया, क्योंकि 2 इसके रिमूव हो गए, 1 ये रिमूव हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट एक टॉपिक करते हैं भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछता है भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। 2-3 टर्म आती है, उनके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो इसको थोड़ा सा डेप्थ में 12th वाले टॉपिक में आएगा, सॉल्यूशन 12th में जब सॉलिड स्टेट करेंगे तब थोड़ा और देखेंगे इसको, बट अभी भी कुछ पूछता है। फर्स्ट आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वीकली अट्रैक्ट होंगे। दूसरी बात, इसमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर चाहिए। सो लिख लो, दे आर वीकली
अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट कह दो। उसके बाद क्या कह देंगे, दे हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो इसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेंगे भाई। सो इसकी बताओ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। याद करो फॉर्मूला, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस, क्या फॉर्मूला था हमने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था, रूट एन इंटू एन प्लस 2 बीएम, यूनिट थी बोहर मैग्नेटॉन। क्या यूनिट थी, बीएम, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक आधे क्वेश्चन से भी करेंगे तो इसको। सो ये बात याद रखना भाई। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होंगे और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला म्यू एस इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आएगा भाई, डायामैग्नेटिक। इसके बारे में बहुत पूछता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब एक बात सुनना, डाया का मतलब होता है पेयर, मतलब जोड़ा। तो यहां पर क्या होगा, ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जहां ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। पहली बात इनकी खासियत। दूसरी बात इनकी, दे अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये रिपेल होंगे, दे विल बी वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां लिख लो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होंगे ये। अब एक बात बताओ भाई, स्पिन मैग्नेटिक, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहां पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे यहां पर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब एन की वैल्यू 0 है, तो म्यू एस की कोई बात ही नहीं करेंगे यहां, क्योंकि अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास म्यू एस कितना आएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई भाई। तो यहां कोई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात नहीं आएगी। इसके एग्जांपल्स याद रख लेना डायरेक्ट। एग्जांपल्स अपने पास कौन हो गया, NaCl, H2O, C6H6, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड मिलेंगे भाई, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे विल बी डाया। तो डायामैग्नेटिक को बस याद रखना, डाया मतलब जोड़ा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में बैठे हुए हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बात अंडरलाइन कर लेना यहां। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और डायामैग्नेटिक रिपेल होंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन जाएगा। तो थर्ड हमारे पास एक और आता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं भाई, ये भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वीकली नहीं, पैरा वाले वीकली होते थे, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे। सो लिख लो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे भाई, ये डिफरेंस है पैरा और फेरो में। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव परमानेंट magnetic behavior in absence of external field। ये और एक एक्स्ट्रा बात है भाई, एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में भी इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो यहां पर दो बातें याद रखना, एक तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, और दूसरा इनमें परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे यहां पर, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे, एग्जाम्पल याद रखना भाई, फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्लियर है।
एक दो क्वेश्चन करते हैं भाई उस मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड। तो मैंने अभी तक क्या बताया, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से निकाल देंगे √n × n+2। डाया मतलब जोड़ा, सारे पेयर्ड होंगे और रिपेल होंगे। फेरोमैग्नेटिक अट्रैक्ट होंगे बट स्ट्रॉन्गली, एग्जांपल आ जाएंगे आयरन कोबाल्ट निकल। अब क्वेश्चन करते हैं भाई मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड। जैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछता है, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोमा टोटल स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2+। Fe2+ की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट और टोटल स्पिन निकालो भाई। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं, याद करो स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। आयरन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 26 हमने किया था। आर्गन आएगा 3d6 4s2। ये वाले तो सारे फील्ड हैं भाई, हमेशा इन बाहर वालों को देख लेना फिर, क्योंकि ये नोबल गैस तो हमेशा सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे, पूरे पेयर्ड होंगे, तो इनको देख लो बस अब आप। लेकिन आयरन नहीं है, हमें चाहिए आयरन 2+। आयरन 2+ कैसे बनेगा, अभी बताया था मैंने, हाईएस्ट वाले से इलेक्ट्रॉन लूज करा दो, तो ये बन गया 3d6। तो अब आउटर मोस्ट है 3d6। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना लो, देखो 3d6 डी के अंदर ये डी बना दिया, डी में 5 ऑर्बिटल होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। भरने का तरीका आना चाहिए भाई, कैसे भरेंगे, पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पेयरिंग, जैसे हमने पीछे वो रूल्स पढ़े थे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, उसी हिसाब से। तो ये हो गया भाई 3d6। अब इस 3d6 में देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ये वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, पहले वाला पेयर्ड है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हुए, 4। तो n की वैल्यू हो गई 4। अब n की वैल्यू 4 हो गई, तो टोटल स्पिन बताओ कैसे निकालते थे। टोटल स्पिन का फॉर्मूला आएगा +-n/2। n की वैल्यू कितनी हो गई है, सो +-4/2। अपने पास ये आंसर आ जाएगा, दैट इज +-2। अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या फॉर्मूला है, ये बहुत पूछा है और मैंने पीछे भी बताया था जब स्पिन क्वांटम नंबर बताया था। ऑल्दो क्वेश्चन अब इसके ऊपर कर रहे हैं, रीजन क्योंकि अब हम कॉन्फ़िगरेशन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। n की वैल्यू कितनी रख दोगे, 4 रख दो। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ क्या रख दें, 4 × 4 + 2, तो ये कितना हो गया भाई, 6 4 जा 24। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 + 25, तो 4 और 5 के बीच में आएगी, इट विल बी 4.89 bm यूनिट आ जाएगी इसकी, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। एग्री तो यस बोलो। तो ये बहुत पूछता है भाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, अपने पास √n × n+2, n की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा bm विल बी इट्स यूनिट, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। सो क्लियर है। सो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, खासकर मैग्नेटिक मोमेंट, ये पूछता है, इसके बारे में अब आप निकाल सकते हो। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और उससे सोल्व कर देना। कैसे, ये वाले तो पेयर्ड थे, ये अनपेयर्ड वाले हो गए, 4 अनपेयर्ड हैं, तो 4 रख दिया n की वैल्यू, बाकी फॉर्मूले में पुट की और अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो नोट करो। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का क्या मतलब बताया था, सारे पेयर्ड होंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है Fe2+, ऑप्शन बी है Mn, ऑप्शन सी है Zn2+, एंड ऑप्शन डी है अपने पास कैंडियम। अब डायामैग्नेटिक Fe2+ की कॉन्फ़िगरेशन याद करो क्या होगी भाई, आर्गन 3d6 4s2 था, तो 3d6 रह गया। मैग्नीज, आर्गन 25 एटॉमिक नंबर है, तो अपने पास क्या कॉन्फ़िगरेशन जाएगी, 3d5 4s1, सॉरी 4s2,
ये कौन एक्सेप्शनल थोड़ी ना है। 3d5 4s2, उसके बाद कौन सा हो गया हमारे पास, मैग्नीज के बाद जिंक, 2+ है। जिंक होता था भाई आर्गन 3d10 4s2, लेकिन जिंक 2+ अपने पास क्या हो जाएगा, आर्गन 3d10। आप खुद देख लो, देख के इनको और आप निकाल सकते हैं। लास्ट स्कैंडियम और लिख लो, स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर है, तो आर्गन 3d1 4s2। तो बताओ क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो अनपेयर्ड कैसे हो सकता है। d6 निकालोगे तो अनपेयर्ड, क्या सारे पेयर्ड हैं ना, d6 है तो सारे के सारे पेयर्ड आपको मिलेंगे भी नहीं, करके देख लेना। ऐसे ही यहां पर, यहां इस पे क्या पेयर्ड है ना, d5 है, फुलफिल्ड है ही नहीं तो कैसे मिल जाएगा अपने को, d10 ये फुलफिल्ड है। यहां पर अगर हम देखेंगे आपको सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये हमारे पास एक तरीके से डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। आप बना के देख लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आए कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेना। d10 अपने पास कैसी कॉन्फ़िगरेशन है, अंदर वाले पेयर्ड है सर, यस नोबल गैस है, नोबल गैस में तो सारे ही पेयर्ड हैं। इसमें ये d5 की वजह से गड़बड़ होगी, इसमें d6 की वजह से गड़बड़ होगी, इसमें d1 की वजह से गड़बड़ होगी। सो ये वाला अपने पास डायामैग्नेटिक होगा, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। क्लियर है भाई। सो ऐसे सोल्व कर लेंगे इसको। अब एक लास्ट टॉपिक करते हैं भाई हम, दैट इज नोड। अब नोड होता क्या है, एक बार डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। द रीजन ऑफ 3D space where probability of finding an electron is 0 is known as node. Here psi इक्वल टू 0। देखो, सो बेसिकली नोड क्या है भाई, नोड अपने पास 3D स्पेस में एक रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। देखो ऑर्बिटल क्या था, ऑर्बिटल था जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी का उल्टा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, दैट रीजन विल बी नोड। अगर किसी आर डिस्टेंस पे जाए, न्यूक्लियस से मैं किसी आर डिस्टेंस पे गया और वहां जहां जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 मिली, दैट विल बिकम द रेडियल नोड। और न्यूक्लियस से किसी जो थीटा और फाई एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम नोड को देखेंगे, दैट विल बिकम द एंगुलर नोड। आगे डायग्राम से भी इसको समझेंगे। सो एक बार लिख लो, इससे सवाल बड़े पूछता है भाई। सो लिखो टाइप्स ऑफ नोड कौन कौन से होंगे, वन विल बी रेडियल नोड, अनदर विल बी एंगुलर नोड। सो लिख लो, एक तरफ रेडियल नोड, रेडियल नोड को मैं Rn से रिप्रेजेंट करूंगा और इसको स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं भाई। एंगुलर नोड को हम नोडल प्लेन बोलेंगे। सो एंगुलर नोड An से मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको, और इसको नोडल प्लेन भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं भाई, नोडल प्लेन। सो क्या होता है रेडियल नोड, सो लिखो स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, इनका नंबर पूछता है मेन। सो क्या होता है रेडियल नोड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन at a distance r from nucleus, at a distance r from nucleus is 0। सो रेडियल नोड में क्या होगा, किसी डिस्टेंस r पे न्यूक्लियस से जहां जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, वो रेडियल नोड होगा। इसके अंदर क्या लिखोगे, ये विद रिस्पेक्ट टू नोडल प्लेन है भाई, एंगुलर नोड मतलब एंगल से रिलेटेड। एंगल कौन से थे, थीटा एंड फाई। स्क्रोडिंजर इक्वेशन याद करो, उसमें 3 थे, एक आर थी, एक थीटा था, एक फाई था। आर के रिस्पेक्ट में अगर
प्रोबेबिलिटी जीरो मिलती है तो रेडियल नोड, और थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी जीरो मिलेगी एंगुलर नोड. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is zero at certain theta and phi वैल्यू. किसी थीटा और फाई की वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी अपने को जो जीरो मिलती है दैट इज एंगुलर नोड. सो नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या आएंगे भाई, ये बात याद रखनी है, फॉर्मूला ही मेन है भाई. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है n माइनस एल माइनस वन. इसको स्क्रोडिंजर के बाद हम करा सकते थे आराम से, मेन वहीं से रिलेटेड है, बट इसलिए नहीं कराया बिकॉज आपको क्वांटम नंबर का नहीं पता था. अब आप क्वांटम नंबर का आइडिया लग गया है तो अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो. सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड विल बी एल. सो रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड एल के इक्वल होगा. क्या ये बात क्लियर हुई भाई? इस बात को याद रखिएगा. तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं. अब बताओ टोटल नोड कितने आएंगे. टोटल नोड हम कितने कह सकते हैं, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड. तो लिख दो टोटल नोड्स इक्वल टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड. रेडियल नोड कितने हैं, n माइनस एल माइनस वन. एंगुलर नोड कितने हैं, l. टोटल सोल्व किया तो n माइनस वन. सो ये हमारे पास टोटल नोड्स हो जाएंगे. सो ये तीनों फॉर्मूले याद रखना भाई. रेडियल नोड का नंबर n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड का मतलब नंबर l, और टोटल नोड n. n और l क्या है, n वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l वही एजीमुथल क्वांटम नंबर. और एंगुलर नोड को नोडल प्लेन भी बोलते हैं, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं. एंगुलर नोड इज ऑल्सो नोन एज नोडल प्लेन. जैसे क्वेश्चन से देखते हैं भाई इसको, फाइंड नंबर ऑफ रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड इन 3s एंड सेकेंड 2p ऑर्बिटल्स. इनके अंदर बताओ भाई 3s एंड 2p के अंदर आप बताओ रेडियल नोड और एंगुलर नोड क्या होंगे. तो कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, सबसे पहला लेते हैं हम 3s. पहले 3s के लिए n और l की वैल्यू निकालो. क्या कैसे निकालते थे, n आगे वाली वैल्यू n होती है और l इससे पता लग जाएगा. s के लिए l कितना होता है, 0. अब तो रट गया होगा. तो बताओ रेडियल नोड कितने आएंगे, n माइनस एल माइनस वन. तो 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट विल बी 2. और एंगुलर नोड कितने होंगे या नोडल प्लेन कितने होंगे, l इज 0. सो s में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है. क्लियर है. देखो नोडल प्लेन क्या है भाई, इसको मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं. जैसे एंगुलर नोड और नोडल प्लेन, जैसे माना ये s ऑर्बिटल लिया मैंने, s ऑर्बिटल पूरा स्फेरिकल है, इसमें एक प्लेन को पास करो, पास करके देखो क्या कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो से आपको कोई रीजन मिल रहा है, नहीं, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो इसके अंदर नोडल प्लेन कितना होगा, नोडल प्लेन इसमें 0 मिलेगा s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल. अब यही चीज आप p में देखो, p का मैं डायग्राम बनाता हूं, ये देखो, सॉरी p बनाना है ना अपने को. सो p का डायग्राम कैसा आएगा भाई, ऑर्बिटल डायग्राम, दोनों लोब बराबर लेंथ की, ये p ऑर्बिटल हो गया भाई. अब इसमें नोडल प्लेन क्या कोई है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है. देखो ये सारे रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई दे रही है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी पड़ी है. ये सारा रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो 0 है, ऐसा कोई प्लेन पास करो. आप ये देखो इस प्लेन को पास करो, ये एक प्लेन ऐसा है जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को कैसी मिल रही है, 0 मिलेगी. सो इस वाले प्लेन को अगर आप देखते हैं
तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरीके से कैसी मिलेगी, ये वाला जो प्लेन है 0 मिल जाएगी। दिस इज द नोडल प्लेन, तो इसको हम यहाँ नोडल प्लेन बोल देंगे। सो पी ऑर्बिटल में कितना नोडल प्लेन है, क्योंकि यहाँ देखो सेंटर पे कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो इस प्लेन को मैं पास करूंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिल जाएगी। सो नोडल प्लेन पी ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा, 1 नोडल प्लेन। ऐसे ही आप डी ऑर्बिटल में निकाल लेना। डी ऑर्बिटल में भी कैसे निकाल सकते हैं, ये मेरे पास डी ऑर्बिटल बनाया मैंने डबल डंबल। अब इसमें कितने नोडल प्लेन हो गए, 2। देखो एक तो आप ये प्लेन पास कर दो और एक ये प्लेन पास कर दो, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच से निकले, नहीं, ये दोनों के दोनों नोडल प्लेन है। दीज टू आर नोडल प्लेन, ये भी नोडल प्लेन है और ये भी नोडल प्लेन है। तो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है। कितने नोडल प्लेन है, 2 नोडल प्लेन। सो एस ऑर्बिटल में 0 नोडल प्लेन होंगे, पी ऑर्बिटल में 1 नोडल प्लेन होगा और डी ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन मिलेंगे। सो नोडल प्लेन क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसको अगर उस ऑर्बिटल से पास करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिले। पी ऑर्बिटल में ये वाला नोडल प्लेन मिलेगा, एस में कोई भी आपको नहीं मिलेगा 0 और डी में 2। सर हमें नहीं याद हो रहा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट लो। डायरेक्ट फॉर्मूला एल के बराबर है। अब एल देख लो, ये देखो एस, अभी मैंने बताया एस है तो नोडल प्लेन कितना आया, एंगुलर नोड इज नोडल प्लेन 0, और यही चीज मैंने यहां प्रूव कर दी, दिखा दी तुम्हें। तो ये बातें याद रखना भाई। पी में 1 आ जाएगा, पी में 1 नोडल प्लेन आएगा सर, बिल्कुल। अब आप ये सेकंड 2p वाला एग्जांपल सोल्व कर लो। जैसे अब हम देखें 2p वाला सेकंड पार्ट, हम देखते हैं कौन सा, 2p ऑर्बिटल। अब बताओ n की वैल्यू कितनी है, 2, p है तो l की वैल्यू कितनी है, 1, तो रेडियल नोड कितने हो गए, n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, 0। एंगुलर नोड कितने हो गए, या नोडल प्लेन l के इक्वल, l की वैल्यू है 1। तो अब आप खुद देख लो भाई, और टोटल नोड भी अगर निकालने हैं तो दोनों को ऐड कर देना, टोटल नोड आ जाएंगे। अब आप खुद देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है 2p, p में l की वैल्यू कितनी आई, 1, मतलब 1 नोडल प्लेन। अब यही चीज मैंने ऊपर प्रूव की है, 1 नोडल प्लेन, ये पी ऑर्बिटल में। सो ये बातें याद रखना भाई, ये सारी चीजें थी अपने पास इस चैप्टर से रिलेटेड। ये नोड वाला ये लास्ट टॉपिक था जिसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह पूछता है। क्लियर है? सो इसको नोट करो। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं भाई, क्वांटम नंबर से रिलेटेड ही एक दो क्वेश्चन और है जिसको काफी कॉमनली वो पूछता है। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है ये बताना है अब अपने को। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए ऑप्शन है आपके पास n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -2 एंड s की वैल्यू -1/2। बी वाला अपने पास है n की वैल्यू, एक से ज्यादा भी हो जाएंगे भाई ऑप्शंस, एक से ज्यादा ऑप्शंस बना रहा हूं मैं इसमें। l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 एंड s की वैल्यू हमारे पास एक तरीके से कितनी आ जाएगी, 0। सी ऑप्शन, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू 1 एंड s की वैल्यू +1/2। एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू -1/2। अब बताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब आप खुद देखो, n तो 3 है, ठीक है। l की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n से a कम, 0 to n -1, n से 0 to n -1, मतलब l की वैल्यू n से कम होनी चाहिए, है बिल्कुल है। m की वैल्यू कहां तक होती है, m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, -L to +L, मतलब क्या m की वैल्यू इससे ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती।
इस वजह से ये क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज m कैन नॉट बी ग्रेटर देन l। एल के बराबर हो सकता है। अगले वाला देखो, n ये है, l 0 होगा, हाँ 0 to n - 1। m 0 हो सकता है, यस l के बराबर तक हो सकता है। s 0 कभी नहीं हो सकता, इस वजह से ये भी नॉट पॉसिबल। थर्ड, n2 है l2, l कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता, ना उससे ज्यादा हो सकता, ये बराबर आ गया, इसका मतलब यहां गलत है, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। l हमेशा कम होगा n से, l हमेशा कम है n से, m बराबर हो सकता है या कम हो सकता है s की वैल्यू या +1/2 या -1/2, तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबल है। सो अपने पास नॉट पॉसिबल में कौन कौन सा आ जाएगा, ये नॉट पॉसिबल वाले हैं। सो क्लियर है भाई। एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था क्वांटम नंबर से रिलेटेड जिसके बारे में पूछता है, तो ये सारा आप उससे निकाल सकते हैं क्वांटम नंबर वाले टॉपिक से, ठीक है। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं भाई क्वांटम नंबर से रिलेटेड। साई 320 रिप्रेजेंट्स, बताया हुआ है मैंने वैसे, ये बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शंस हैं 3px, सेकंड ऑप्शन है 3dz², थर्ड ऑप्शन है 3s एंड फोर्थ ऑप्शन है 3pz। तो बताओ कैसे कर सकते हैं इसको। साई 3 है, मतलब ये n है, साई 320 बताया था ना मैंने, 3n होगा, ये l को रिप्रेजेंट करेगा, ये m को रिप्रेजेंट करेगा, तो n की वैल्यू 3, l2 का मतलब d होगा, और d में m0 z², मतलब ये 3dz² ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ये ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। सो ये तीनों क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर से ड्राइव होते हैं, तो ये n, ये l, ये m, n3, l2 मतलब d और m0 मतलब z²। क्लियर है भाई। सो ये एक और वैरायटी का क्वेश्चन यहां पूछ लेता है। सो ये और क्वेश्चन थे भाई जो एक आधे क्वांटम नंबर से पूछ लेता है, बाकी अदर वैरायटीज में करवा चुका हूं ऑलरेडी। सो ये थोड़ा बचता था रेडियल नोड और एंगुलर नोड से रिलेटेड, रीजन क्योंकि इसके अंदर क्वांटम नंबर की जरूरत थी, इससे भी बड़े क्वेश्चन पूछता है। सो इसके साथ ये अब हमारा भाई चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है, जिसके अंदर मैंने सारी वैरायटीज कवर करा दी हैं। अब आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सारी वैरायटीज मैंने यहां डिस्कस कर ली हैं, जो जो पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की, इन सब से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है ये चीजें। क्लियर है भाई। सो चैप्टर अब यहां पर हम वाइंड अप करते हैं, इसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।